आज हम लोग अतीत से वर्तमान कक्षा 6 भाग 1 पांचवा पाठ जो कि प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण पढ़ेंगे। यह पाठ आज मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। यहाँ पर प्रथम नगर और प्रथम नगरीकरण और शहर के बारे में इतिहास में हम चर्चा करेंगे। तो गांव में चौपाल में रहमान और राजीव एक कहानी के माध्यम से इस पाठ को समझाने की कोशिश की जा रही है। रहमान और राजीव गांव के चौपाल में बैठे थे। गांव के लोग अपने देश के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक ने कहा कि भारतीय संस्कृति काफ़ी पुरानी है। दूसरे ने कहा कि अंग्रेज़ों ने हमें सभ्य बनाया। इस पर तीसरे व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के विचारों का जोरदार विरोध किया और कहा कि भारतीय सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। रहमान और राजीव एक दूसरे से कहने लगे कि भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता का क्या मतलब है। अब इस मतलबों को समझने के लिए हम एक चित्र के माध्यम से इसको देखते हैं कि देखिए किस प्रकार से यह नवपाषाण युग स्थल का मानचित्र है। जब ये नगर बना होगा, जब हमारा विकसित अवस्था आया और हमें गांव से नगर की ओर प्रस्थान किए और किस प्रकार से वह नगर बना, तो कह रहा है धातु युग। अब हमने धातु की खोज करने के लिए आगे बढ़े। नवपाषाण काल के बाद धातु युग का आरंभ होता है। इसमें मानव ने धातु का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे पहले उन्हें धातु के बारे में कुछ नहीं पता था। अब क्या हो गया, वह धातु के बारे में जानने लगे, समझने लगे और उसका उपयोग करने लगे। धातु युग में ही आगे चलकर सिंध में टोटक दीजी और अमीरी, उत्तरी पंजाब में सराय खेला और जिलपुर व राजस्थान में कालीबंग जैसे स्थानों का विकास हुआ। इस स्थानों पर कृषि उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा। रंगे हुए मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल होने लगा। लोग लंबी दूरी का व्यापार करने लगे और पक्की ईंटों के बने घरों में रहने लगे। देखिए अब विकास हो रहा है, लोग कृषि कार्य कर रहे हैं और मिट्टी के बर्तनों का यूज कर रहे हैं, ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं और ईंटों से बने घरों में रह रहे हैं, जिसके चारों तरफ से किलेबंदी की जाती थी। क्या किया जाता था, उसको घेरा जाता था। आज भी आप देखते होइएगा, घर के बाउंड्री को आज भी हम लोग सुरक्षित करते हैं और उसे क्या करते हैं, घेर देते हैं। किससे, ईंट से या फट्ठा से, बहुत सारे चीज़ों से भी घेरा जा सकता है। धातु युग का आरंभ नवपाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि धातु युग का आरंभ नवपाषाण के किस काल में हुआ, तो आप कहिएगा अंतिम चरण में हुआ था। पहला धातु तांबा था। आपसे पूछा जा सकता है कि पहला धातु कौन सा यूज किया गया था, तो तांबा था, जिसे नदी की तलहटी से प्राप्त किया जाता था। नदी की जो तलहटी होती है उससे यह धातु प्राप्त किया जाता था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में कई ग्रामीण संस्कृति उदित हुई। मतलब बहुत सारे ग्रामीण संस्कृति वहाँ पर उदित हुई, माने दिखाई पड़ी। इस संस्कृतियों के लोग बड़े पैमाने पर कृषि उत्पादन करते थे। ये क्या करते थे, इनकी मुख्य जो पेशा थी वो कृषि का उत्पादन करते थे। आप पिछले अध्यायों में खेती की शुरुआत की परिस्थितियों से परिचित हैं। जैसा कि आप जान रहे थे कि उस समय लोग जहाँ पानी होता था वहाँ क्या करते थे, वहीं पर वो रहते थे, क्योंकि वो आखेट संग्राहक थे और धीरे धीरे परिस्थितियाँ बदलती गई, उन्होंने खेती करना सीख लिया। ये अपनी संस्कृति, अपनी विशिष्ट मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध थे। इनकी जो
मुख्य पहचान थी वो मिट्टी के बर्तन में ये लोग क्या करता था, खाना बनाता था या उसका उपयोग करता था। इस समय की बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इसमें बड़े आकार की बस्ती नहीं के बराबर थी। इन संस्कृतियों से जुड़े हुए पशुपालक या शिल्प के साक्ष्य मिले हैं और ये उस समय छोटी छोटी बस्तियों में रहते थे और इनकी संस्कृति कृषि से और पशुपालन से भी जुड़ा था। उसके साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। मानव संस्कृति सभ्यवस्था में कैसे प्रवेश करती है। किसी भी क्षेत्र की संस्कृति का समन्वय अवस्था में प्रवेश करने के लिए कुछ मापदंडों का प्रयोग करना होता है। जैसे कि वह क्षेत्र शहर में तब्दील हो गया हो, लेखन कला विकसित हो गई हो। उसका मापदंड है कि शहर के लिए क्या क्या होना चाहिए। शहरी आबादी के पालन पोषण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से जरूरी चीज़ों की आपूर्ति होती हो, लंबी दूरी का व्यापार होता हो और कारीगरी, कलाकारी तथा विज्ञान आदि का विकास हो गया हो। हड़प्पा संस्कृति इन सभी मापदंडों को पूरा करती थी। उस समय जो हड़प्पा की संस्कृति थी इन मापदंडों पर खरा उतरती थी। इसलिए नवपाषाण युग के बाद विश्व के कई हिस्सों में मानवीय संस्कृति ने सभ्य अवस्थाओं में प्रवेश किया। जैसे भारत में हड़प्पा सभ्यता, इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सांग सभ्यता। संस्कृति समाज में प्रचलित रीति रिवाज जो आप आज देख रहे हैं, रीति रिवाज विवाह का या जो पूजा पाठ का है वो अलग अलग धर्मों के लोग हैं और हमारे यहाँ 8 धर्म के लोग रहते हैं, उनकी रीति रिवाज सब अलग अलग हैं। यहाँ पर खान पान का भी कह रहा है तो हमारे यहाँ खान पान में भी विविधता देखी जाती है। वेशभूषा मतलब उनका कपड़ा का जो डिज़ाइन है वो भी अलग होता है। रहन सहन, उनके रहने के तरीके भी अलग हैं। और धार्मिक संस्कार, हमारे यहाँ भी धर्म से जुड़ी हुई जो संस्कार होते हैं वो अलग अलग है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है और मुख्यतः यहाँ 8 धर्मावलंबी क्या है रहते हैं। तो आर्थिक क्रियाकलापों के तौर तरीके, कला कौशल को विविध रूप, भाषा व साहित्य की शैली आदि के परंगत जो पीढ़ी दर पीढ़ी में संचालित होती रहती हैं वो क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी में अपने आप चली जाती है। तो संस्कृति कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम, संस्कृति कहते हैं। इस प्रकार संस्कृति से तात्पर्य व्यक्तियों की परिष्कृत व्यवहार से है, मतलब जो अच्छा व्यवहार है जिसे समाज द्वारा सीखा जाता है और इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। और यह एक क्या है, यह बहुत अच्छी चीज़ है कि हम उस संस्कारों को सीखते हैं और उसी के अनुरूप, अपने समाज के अनुरूप उन चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से यह समाज हमें कुछ अच्छा दे और उस चीज़ों को हम सीखें। आगे है हड़प्पा सभ्यता की खोज। आखिर हड़प्पा सभ्यता कैसे बनी, किस प्रकार से उसका खोज हुआ, यहाँ पर आप एक चित्र के माध्यम से भी देख रहे हैं। हड़प्पा का यहाँ पर चित्र कुछ दिखाया गया है। तो कह रहा है लगभग 150 साल पहले पश्चिम पंजाब में रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में हड़प्पा के जो अवशेष मिले थे। तो ये कह रहा है कि बिछाने के क्रम में हड़प्पा पुराना स्थल के खंडर का पता चला। और क्या किया गया था, जब 150 सालों के बाद यहाँ पर क्या किया, रेल लाइन बिछाने की कोशिश की गई तो वहाँ पर एक पुराना खंडर मिला और उस खंडर में के महत्व को नहीं समझा गया और रेलवे के ठेकेदारों ने हड़प्पा खंडर के ईंटों का इस्तेमाल रेलवे के निर्माण के लिए किया। आज जो आप रेलवे देखते हैं उस समय ईंटों का प्रयोग होता था, आज क्या है तो देखते होइएगा पत्थर का प्रयोग होता है। उस समय किस चीज़ों का प्रयोग होता था, तो ईंटों का होता था। इस अज्ञानता के कारण हड़प्पा की कई इमारतें नष्ट हो गई। उन्हें यह नहीं पता था कि ये हड़प्पा है और हड़प्पा की सभ्यता है। वो क्या करते थे, वो पुराने खंडरों से वो ईंटा को तोड़कर ले जाकर
रेल लाइन में उसका इस्तेमाल करते थे। सन 1921 में पुरातत्वविदों ने इस स्थल का व्यवस्थित उत्खनन किया, तब जाकर पता चला कि खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसके बाद पुरातत्वविदों ने अनेक नगरों का भी पता लगाया, जिसमें मोहनजोदड़ो, कालीबंग, बनावली, लोथल और धौलावीरी प्रमुख हैं। आपसे पूछा जाएगा कि आप नगरीय सभ्यताओं के बारे में बताइए, तो आप सबसे पहले मोहनजोदड़ो, कालीबंग, बनावली, लोथल और धौलावीरी का नाम ले सकते हैं। पुरातत्वविदों ने लगभग 28,000 हड़प्पा स्थल का पता लगाया। चूँकि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए उपमहाद्वीप में हड़प्पा के समकालीन पाए जाने वाले सभी शहरों को हड़प्पा सभ्यता के शहर के नाम से जाना जाता है। इस सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनेक महत्वपूर्ण वस्तु मिले, जैसे मुहरे, मनके, माप तौल के बाट, कांसे के बने उपकरण, मिट्टी के बने बर्तन जिस पर काले रंग का चित्र बने थे। इस स्थल से मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। तो हड़प्पा से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? बहुत सारी मूर्तियां। यहाँ पर आप देखिए हड़प्पा नगरों की स्थिति बताई गई है। हड़प्पा की जो खोज किए थे वह दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी, कालीबंगा ब्रजेशवासी लाल, लोथल रंगनाथ राव, धौलावीरी R.A. विट्सल और चहुदरो गोपाल मजुमदार, रंगपुर माधव स्वरूप वश। अब कब को खोजा गया था? तो हड़प्पा सभ्यता दयाराम साहनी ने 1921 में किस नदी पर? तो रावी नदी पर। मोहनजोदड़ो राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी सिंधु। कालीबंगा ब्रजेशवासी लाल 1961 धगड़ और लोथल। ये सब नगर के बारे में आप दिया गया है, आप इस चित्र के माध्यम से समझिएगा। यहाँ पर एक महास्नान गृह का दिखाया गया है कि उस समय जो स्नान किया जाता था, जो गृह बनाया जाता था, वो किस प्रकार से है। तो हड़प्पा सभ्यता में नगरों की विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश नगर दो हिस्सों में विभाजित थे। एक था नगर का पश्चिमी हिस्सा, छोटा परंतु ऊंची जगहों पर बसा था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा परंतु निचले इलाकों में बसा था। ऊंची जगहों पर बसे छोटे हिस्सों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले इलाकों को निचला नगर कहा है। माना जाता है कि नगर दुर्ग में शहर की सुख सुविधा संपन्न लोग रहते थे। आपसे पूछा जा सकता है कि नगर में सुख सुविधा वाले नगर कौन थे? तो नगर दुर्ग थे। जबकि निचले नगर में साधारण लोग रहते थे। नगर की चार दीवारियों का निर्माण ईंटों से की गई। ईंटों के निर्माण व दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिकनाई में उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। तभी तो हजारों साल बाद दीवारें आज भी खड़ी और मजबूत हैं। कुछ नगरों के दुर्ग वाले हिस्सों में बड़ी इमारतों के आवासीय ढांचे मिले हैं। इन इमारतों के नक्शों व निर्माण के तरीके विशिष्ट प्रकार के थे। मोहनजोदड़ो में एक तालाब भी मिला है, जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानगार कहा है, जो कि आप यहाँ पर देखे भी हैं। तालाब के दोनों सिरों पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तालाब का फर्श तराशी गई ईंटों से बनाया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। आप देखे होइएगा चारकोल, तो पिच को ही चारकोल कहा जाता है। रोड बनता है तो वहाँ पर चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तालाब के पास एक कुआं भी मिला है। स्नानगार में पानी इसी कुएं से निकाल कर भरा जाता था। स्नानगार में पानी निकालने की भी व्यवस्था थी। स्नानागार के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। मोहनजोदड़ो हड़प्पा
कालीबंग और लोथल में एक समान विशेषताएं वाली संरचना मिली है। जितने भी नगर हैं वो समान विशेषताओं से परिपूर्ण हैं, मतलब एक समान इसका टेक्नोलॉजी है। इन संरचनाओं को अन्नागार या कोठार के रूप में भी पहचाना गया है। इसी तरह कालीबंग और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड माने समझते हैं, जहाँ पर हवन होता था। संभवतः इसका इस्तेमाल यज्ञ के लिए किया जाता था। और आप लोग भी देखते होइएगा, जब हमारे यहाँ पूजा पाठ होता है तो अग्निकुंड में क्या होता है, स्वाहा स्वाहा किया जाता है। आगे नगरीकरण का अर्थ क्या है, आखिर नगरीकरण होता क्या है। तो कह रहा है नगरीकरण एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नगरीय जीवन पद्धति का विकास होता है। नगरीय जीवन पद्धति के तात्पर्य यह है कि नगर में निवास करने वाले लोगों के वस्तु, आभूषण, खान पान, बातचीत, संबंध, व्यवहार, पेशा इत्यादि से है। नगरीकरण की प्रक्रिया में एक नगरीय समुदाय अस्तित्व में आता है। इस समुदाय के पास सुख सुविधाएं की सभी आधुनिक साधन होते हैं। देखिए नगर में क्या है, उन सुविधाओं में आधुनिकीकरण है। यहाँ यातायात और संदेशवाहक व्यवस्था विकसित है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, चिकित्सा आदि से संबंधित अनेक संस्थाएं होती है। आधुनिक साधन तथा बहुमंजिली, मतलब वहाँ पर क्या है, बहुत सारा बड़ा बड़ा घर भी है। तो इनकी विशेषता होती है, जगह जगह पर आवासीय कॉलोनी होती है। जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति, सफाई, यातायात आदि की देखरेख प्रशासन द्वारा की जाती थी। नगरीकरण की प्रक्रिया में गांव अपना स्वरूप खो देता था और वहां कृषि कार्य नहीं होती थी। इसीलिए आज भी नगर में आप कृषि कार्य न के बराबर देखते हैं। जरूरी खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति खेतिहर इलाकों से होती थी। भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया हड़प्पा संस्कृति के समय से शुरू हुई। आपसे पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता से नगरीकरण की शुरुआत हुई, तो हड़प्पा सभ्यता से इन नगरीकरण की शुरुआत हुई, जो आज की जारी है। भारत की लगभग 28% जनसंख्या का नगरीकरण हो गया है। इमारत और सड़क नालियाँ, हड़प्पा में किस तरह का इमारत था, किस तरह की नालियाँ थी। तो हड़प्पा नगरों के घर प्रायः 1 या 2 मंजिल थे। कितने मंजिल थे, 1 या 2 मंजिल। आपसे पूछा जा सकता है कि हड़प्पा नगरों के घर कितने मंजिल थे, तो 1 या 2 बोलिएगा। और कुछ 3 मंजिल होते थे। प्रत्येक घर के एक अंगना होता था, जो कि आज भी हमारे घर में, सब लोगों के घर में एक अंगना होता है। उसके चारों ओर कमरे बने थे। मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़कों के बजाय गलियों में खुलते थे। अधिकतर घरों में एक स्नान गृह होता था और घरों में कुएं पाए जाते थे, क्योंकि उस समय पानी के लिए कल नहीं होता था। क्या होता था, उस समय कुआं होता था। नगरों में सुव्यवस्थित सड़कें और नालियां बनी हुई थी और इसके साथ साथ जल निकासी के लिए नालियों का भी उचित प्रबंधन किया गया था। नगर योजना तरीकों से बसाए गए थे, जिसकी गलियां तथा सड़कों एक दूसरे को लगभग समकोण काटती थी। जो यहाँ पर चित्र में देखिए एकदम सीधा है, समकोण है। इन तकनीकों की वजह से शहर कई आयताकार खंडों में विभाजित हो गया था। जल निकासी की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। घरों से निकलने वाले मल जल पास की गलियों में बनी हुई माध्यम आकार की नाली से नालियों तक पहुंचते थे, और मध्यम आकार वाले नाली बड़ी ही सड़कों के साथ साथ बने हुए थे। बड़े नालों में मिल जाते थे और नाले क्या थे, पक्के ईंट के और ढके थे। बड़े नालों में जगह जगह आयताकार गड्ढे बनाए गए थे, जिससे गंदगी इकट्ठा होती रहती थी। गंदगी को एक निश्चित समय पर साफ कर दिया जाता था। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग स्वास्थ्य का भी तथा सफाई के प्रति भी जागरूक थे। और हमारे यहाँ भी क्या होता है, जब नाली जाम हो जाता है तो उसको साफ कर दिया जाता है और उससे गंदगी निकल जाती है। यहाँ पर चित्र में भी दिखाया गया है, ऊपर में देखिए वो दिखाया गया है कुआं का चित्र। आगे नगरीय जीवन, आखिर नगर में जीवन कैसा था, तो उसको समझते हैं हम।
हड़प्पई नगरों में पाई जाने वाली आवासीय इमारतें, सड़कें, नालियाँ, सुनियोजित व्यवस्था इस तथ्य को उजागर करती है कि हड़प्पा के शहर की योजना में कुशल शासक वर्ग का हाथ रहा होगा। वहाँ एकदम सब लोग क्या था, कुशल था, इसलिए ना इतना सुंदर नगर बना था। यह भी संभव है कि शासक शहर के लिए जरूरी धातु, बहुमूल्य पत्थर व अन्य उपयोगी चीज़ों को मंगवाने के लिए लोगों को दूर दूर के प्रदेशों में भेजते होंगे। नगर निर्माण में ईंटों का उपयोग से स्पष्ट होता है कि लोग व्यापक पैमाने पर ईंट बनाने का काम करने लगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो भोजपत्र या कपड़ों पर लेखन कार्य करते थे। जो लिखने का काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लिपिक, जो अब नष्ट हो चुके थे। उनके अनुसार मुहरों, हाथी दांत आदि पर लिखे अभिलेख प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा नगरों में सुनार, पत्थर काटने वाला, बुनकर, नाव निर्माण वाला जैसे शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों का निर्माण स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं कि क्या इन चित्रों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे चीज़ों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। हड़प्पाई नगरों के निवासी सूती वस्त्रों का तथा गर्म कपड़ों का भी उपयोग करते थे। स्त्री पुरुष हार, बाजूबंद, अंगूठी, चूड़ी, कमरबंद, कान की बाली तथा पायल जैसे गहने भी पहनते थे। इनके निर्माण में सामान्यतः सोना, चांदी, हाथी दांत, तांबे का प्रयोग होता था। गहनों के निर्माण में गोमेद, स्फटिक जैसे बहुमूल्य पत्थरों का भी इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं फोटो में, लोग चाक का निर्माण आग में पके हुए मिट्टी के सदा तथा चित्रकारी वाले बर्तन का इस्तेमाल करते थे। तांबा, कांसा, चांदी तथा चीनी मिट्टी के बर्तनों का भी उनके द्वारा उपयोग किया जाता था। सख्त पत्थरों से नाप तौल के लिए बार तथा गहने के तौर पर इस्तेमाल के लिए मनकों का निर्माण किया जाता था। आपने यहाँ देखा बहुत सारे चीज़ों को, और ये सब क्या किया जाता था, निर्माण किया जाता था। यहाँ पर एक फोटो दिखाया गया है कि देखिए किस प्रकार की उस समय आभूषण का प्रयोग किया जाता था। बच्चों के खिलौनों में छोटे चक्के वाली बैलगाड़ी, पशु मूर्ति आदि प्रमुख रूप से बनाई जाती थी। लोग पासे का खेल भी खेलते थे। मुहरे हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट लक्षण है। हड़प्पाई शिल्पकला में शिल्पकारों द्वारा पत्थर की बनी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मुहरों का प्रयोग करते थे। यहाँ पर आपको मुहर सब का फोटो दिखाया गया है। हड़प्पा में किस प्रकार का मुहर बनता था। तो प्रथम इस पर जानवरों के सुंदर कलाकृति मिलती है और दूसरी इस पर कुछ लिखा है। मुहरों पर लिखे अधिकांश लेखों में 2-4 शब्द ही पाए गए हैं। इस तरह हड़प्पाई लोगों ने लेखन कला का भी आविष्कार किया था। आगे है हड़प्पाई लोगों का आर्थिक जीवन। आखिर उनका आर्थिक जीवन किस प्रकार था, वे कैसे रहते थे, उनका कैसा मतलब कि व्यापार चलता था, इसके ऊपर है। हड़प्पाई नगर गांवों से घिरा होता था। गांव के लोग ही शहर में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान उपलब्ध कराते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज के शहरों के खाद्य सामग्री गांवों वाले उपलब्ध कराते हैं। पहले भी ऐसा होता था और आज भी होता है। हड़प्पाई लोग गेहूं, जौ, मटर, धान, तिल और सरसों से परिचित थे। खेती जमीन को खोदकर तथा हल से भी की जाती थी। सिंचाई कुओं व नदियों के बांध बनाकर की जाती थी। खेती के अलावा हड़प्पाई लोग पशुपालन भी करते थे। गाय, भैंस, भेड़, बकरी मुख्य पालतू पशु थे। भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य साधन के रूप में खाद्य संग्राहक व शिकारक भी करते थे। वे क्या करते थे, खाद्य संग्राहक और शिकार भी करते थे। तो कह रहा है हड़प्पा संस्कृति के व्यापार का बड़ा महत्वपूर्ण और व्यापार का हड़प्पा सभ्यता के भीतरी और बाहरी क्षेत्रों पर बहुत अधिक प्रभाव था। लेकिन वस्तुओं के निर्माण की आवश्यकता, कच्चे माल की उपलब्धता हड़प्पाई नगरों में अपर्याप्त थी। इसीलिए हड़प्पाई सभ्यता के लोग राजस्थान, खतरी से तांबा, कर्नाटक, कोलार से
सोना अफगानिस्तान व ईरान से, चांदी अफगानिस्तान से, वैदुमणि मध्य एशिया से, फिरोजा गुजरात से, समुद्री उत्पादन जम्मू से लकड़ी आदि प्राप्त करते थे। मेसोपोटामिया अभिलेखों में मेहुला की चर्चा मिलती है। मेहुला सिंध क्षेत्र का प्राचीन नाम था। आपसे पूछा जा सकता है कि मेहुला किस क्षेत्र का नाम है, तो आप कहिएगा सिंधु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। इससे स्पष्ट होता है हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया सभ्यता से भी था और मेसोपोटामिया से हड़प्पा का मेलजोल यहाँ पर बताया भी गया है। आगे है नगरवासियों का धार्मिक जीवन। आखिर नगरवासियों में धर्म के प्रति क्या था? तो हड़प्पा लोग धरती के उर्वरता की देवी समझते थे और उनकी मातृदेवी की पूजा का खूब प्रचलन था। हड़प्पा में पकी हुई मिट्टी की स्त्री मूर्ति भारी संख्या में मिली है। एक मुहर पर पुरुष देवता का भी चित्र प्राप्त हुआ है। चित्रित देवता का संबंध पशुपति महादेव से स्थापित किया गया है। उसी तरह हड़प्पावासी वृक्ष और पशु की भी पूजा करते थे और हमारे यहाँ भी आज भी वृक्षों का पूजा किया जाता है और पशुओं को भी पूजा जाता है, क्योंकि हमारी संस्कृति इसकी इजाज़त देती है और हम लोगों को भी ये चीज़ माननी पड़ती है। इसीलिए इतिहास में इन चीज़ों का बहुत ही सुंदर विवरण प्रस्तुत होता है। उसके बीच एक सींग वाला जानवर जो कि गेंडा हो सकता है का विशेष महत्व था। उसके बाद कुबर वाला सांड महत्वपूर्ण स्थान रखता था। हालांकि मातृदेवी पुरुष देवता अथवा पशु पूजा के अतिरिक्त किसी मंदिर का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता में नहीं प्राप्त हुआ है। हड़प्पाई लोग संभवतः भूत प्रेत और जादू टोना पर बहुत विश्वास करते थे। आज भी हमारे यहाँ भूत प्रेत पर लोग विश्वास करता है और उस समय भी हड़प्पा के लोग करते थे। इसीलिए उससे बचने के लिए ताबीज़ पहनते थे और आज भी आप देखिएगा ताबीज़ बहुत लोग के गले में, हाथ में बंधा रहता है। हड़प्पाई लोग मृतकों को दफनाते व जलाते थे। वो दोनों काम करते थे। वो क्या करते थे, मौत होने पर जो लाश होता था उसे दफना भी देते थे और कहीं कहीं पर जला भी देते थे। इसका भी साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुआ है। आगे है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के उत्तरी पश्चिमी कोने में बसा एक धौलावीरी हड़प्पाई शहर में दो कारणों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रथम, संपूर्ण शहर 3 भागों में बटा हुआ था, गढ़ी, मध्य नगर और निचला नगर। इसमें गढ़ी और मध्य नगर की अपनी अपनी किलेबंदी थी, जबकि निचले नगर किलेबंदी नहीं होती थी। आज भी देखिएगा बहुत घरों में किलाबंदी या घेरा हुआ नहीं होता है। गढ़ी और मध्यनगर किलेबंद होते हुए भी आपस में जुड़े होते थे। गढ़ी और मध्यनगर में खूब चौड़ी और खुला मैदान बना हुआ था। ऐसा लगता है कि यह मुख्य मैदान राजकीय, सामाजिक, धार्मिक सभाओं, उत्सवों का समारोह के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। दूसरे, यहाँ से एक ऐसे शिलालेख भी प्राप्त हुए हैं जिन पर बड़े अक्षर अंकित किए गए हैं और प्रत्येक अक्षर दूध जैसे सफ़ेद पत्थर के टुकड़ों से मिले धातु की स्फटिक चूर्ण लेय के मदद से बनाया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य, आखिर इतनी बड़ी सभ्यता किस प्रकार से अंत हो गई? लगभग 1700 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का ह्रास होने लगा। हड़प्पा सभ्यता का अंत क्यों और कैसे हुआ, अभी तक हमें पूर्ण साक्ष्य या पूर्ण प्रमाण नहीं मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए विद्वानों ने बहुत से कारण बताए। बाढ़ से शहरों का डूब जाना, भूमि से नमक की मात्रा का बढ़ जाना और बाहरी लोगों को हड़प्पा वासियों पर हमला कर देना, उन्हें समाप्त कर देना। इस तरह यह कहा गया कि वातावरण के भौतिक रासायनिक परिवर्तन व परिस्थिति तंत्र के बदलाव से, जिससे लोग सांधवत सभ्यता के स्थलों से दूर जाने के लिए विवश हो गए। हड़प्पा संस्कृति के बारे में कहा जाता है सभ्यता के बड़े बड़े तत्वों का ह्रास जरूरी होता है, लेकिन हड़प्पा संस्कृति के बहुत से तत्वों की निरंतरता आगे विकसित होने वाली
ताम्र पाषाणिक संस्कृति में बनी रही। यह संस्कृति राजस्थान में आहर संस्कृति, मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति, महाराष्ट्र में इमाम गांव व जानवे संस्कृति के नाम से भी जानी जाती है। आज भी हम मातृ देवी की पूजा व धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं, जिसकी शुरुआत हड़प्पा संस्कृति से हुई। तो आज हम प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण पढ़े हैं, जो कि अतीत से वर्तमान कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद।